आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मेज़बान हूं और आज हम एक ऐसी फिल्म की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो न केवल दिल को छूती है बल्कि आत्मा को झकझोर देती है। हम बात कर रहे हैं 2015 की इंडिपेंडेंट हिंदी फिल्म मसान की, जिसे नीरज घायवान ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा और विक्की कौशल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं और ये दोनों की ही एक यादगार शुरुआत रही। मसान वाराणसी की पृष्ठभूमि में बुनी गई दो समानांतर कहानियों का एक भावनात्मक ताना बाना है जो दर्द, उद्धार और जीवन की नश्वरता को बखूबी वाराणसी की गलियों में बसा दर्द और उम्मीद। मसान, जिसका अर्थ होता है श्मशान, वाराणसी के घाटों पर बसी एक ऐसी कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच की महीन रेखा को छूती है। ये फिल्म दो किरदारों, देवी पाठक, ऋचा चड्ढा और दीपक कुमार, विक्की कौशल की जिंदगियों को समानांतर रूप से दिखाती है। दोनों की कहानियां अलग हैं, लेकिन दर्द और उद्धार की थीम उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। वाराणसी, जो हिंदू धर्म में मोक्ष की नगरी मानी जाती है, इस फिल्म में पुरातन मूल्यों और अधूरी आकांक्षाओं का एक मेला बनकर उभरती है। फिल्म का हर दृश्य, हर संवाद और हर मौन हमें जीवन की नश्वरता और संघर्ष की गहराई का एहसास कराता है। कहानी दो रास्ते, एक मंजिल। देवी पाठक की कहानी शर्म और संघर्ष का बोझ। देवी पाठक एक साधारण सी लड़की है जो वाराणसी में एक कोचिंग सेंटर में ट्रेनर के रूप में काम करती है। उसकी जिंदगी तब उलट पुलट हो जाती है जब वह अपने स्टूडेंट पीयूष अग्रवाल के साथ एक होटल के कमरे में पकड़ी जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर मिश्रा, जो इस घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है, देवी और उसके पिता विद्याधर पाठक को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वह 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगता है, जो विद्याधर के लिए एक असंभव रकम है। विद्याधर, जो एक संस्कृत प्रोफेसर रह चुके हैं और अब एक छोटी सी किताब की दुकान चलाते हैं, अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। देवी को हर तरफ से ताने सुनने पड़ते हैं। उसकी नौकरियां बदलती रहती हैं, सहकर्मी उसे ताने मारते हैं और समाज की नजरों में वह एक अपराधी बन जाती है। इस बीच एक दृश्य में विद्याधर अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, बेटी, ये दुनिया हमें माफ नहीं करेगी, लेकिन हमें खुद को माफ करना सीखना होगा। यह संवाद देवी के अंदर की उथल पुथल को बयान करता है। वह टूट चुकी है, लेकिन हार नहीं मानती। आखिरकार उसे इंडियन रेलवे में एक अस्थायी नौकरी मिलती है और वह अपने पिता से कहती है कि वह वाराणसी छोड़कर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहती है। बस मिश्रा की रिश्वत चुकानी बाकी है। दीपक कुमार की कहानी जाति और प्रेम की जंजीरें। दूसरी तरफ दीपक कुमार एक डोम परिवार से ताल्लुक रखता है जो वाराणसी के श्मशान घाटों पर अंतिम संस्कार का काम करता है। वह एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और अपने परिवार की पीढ़ियों पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहता है। दीपक का सपना है कि वह एक अच्छी नौकरी पाए और अपने परिवार को इस काम से मुक्ति दिलाए। इस बीच उसकी मुलाकात शालू गुप्ता, श्वेता त्रिपाठी से होती है, जो एक उच्च जाति की हिंदू लड़की है। दोनों की प्रेम कहानी गंगा के किनारे पनपती है और एक दृश्य में शालू दीपक से कहती है, जात पात तो इंसान ने बनाई है, प्यार तो रब की देन है। यह संवाद उनकी बेपरवाह मोहब्बत को दर्शाता है, लेकिन दीपक अपनी जाति और काम को लेकर संकोच में रहता है। जब वह शालू को अपनी सच्चाई बताता है तो शालू बिना किसी हिचक के कहती है कि वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी दीपक के साथ भागने को तैयार है। वह दीपक को अपनी पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान देने की सलाह देती है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक तीर्थ यात्रा के दौरान शालू की बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसका शव उसी श्मशान घाट पर पहुंचता है जहां दीपक का परिवार काम करता है, तो दीपक टूट जाता है। एक मार्मिक दृश्य में वह गंगा के किनारे चीखते हुए कहता है, ये जिंदगी बस जलाने के लिए ही बनी है क्या? यह संवाद उसके दर्द को बयान करता है। चरमोत्कर्ष, दर्द और उद्धार का संगम। दोनों कहानियां अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती हैं, जहां दर्द और उम्मीद का संगम होता है। विद्याधर मिश्रा की रिश्वत चुकाने के लिए अपनी बची खुची बचत को एक डाइविंग प्रतियोगिता में दांव पर लगा देते हैं, जहां छोटे बच्चे गंगा में सिक्के इकट्ठा करने के लिए गोता लगाते हैं। झोंटा, जो उनकी दुकान पर काम करने वाला एक बच्चा है, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, लेकिन वह डूब जाता है।
विद्याधर उसे अस्पताल ले जाते हैं और प्रण करते हैं कि अब वह कभी झोंटा को इस खेल में नहीं उतरने देंगे। अस्पताल में झोंटा को होश आता है और वह विद्याधर को एक अंगूठी देता है जो उसे गंगा में मिली थी। यह अंगूठी शालू की थी जिसे दीपक ने गम में गंगा में फेंक दिया था। विद्याधर इस अंगूठी को बेचकर मिश्रा की रिश्वत चुकाने में सफल हो जाते हैं। दूसरी तरफ दीपक अपने दर्द से उभरता है और इलाहाबाद में इंडियन रेलवे में इंजीनियर की नौकरी पा लेता है। वाराणसी छोड़ने से पहले देवी पीयूष के परिवार से मिलने जाती है, जहां उसके पिता उसे अपमानित करते हैं। वह गंगा के किनारे आती है, जहां वह पीयूष की दी हुई एक यादगार वस्तु को विसर्जित करती है। वहां दीपक उसे रोते हुए देखता है और उसे पानी का गिलास ऑफर करता है। एक नाविक उन्हें संगम की ओर ले जाने के लिए बुलाता है और दोनों एक नाव पर सवार होकर बातचीत शुरू करते हैं। इस दृश्य में एक मौन संवाद होता है, जहां देवी कहती हैं, जिंदगी हमें बार बार तोड़ती है लेकिन फिर से जोड़ने का मौका भी देती है। यह संवाद उनकी नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। निष्कर्ष, जीवन की नश्वरता और उद्धार। मसान एक ऐसी फिल्म है जो हमें जीवन की नश्वरता का एहसास कराती है। ये दर्शाती है कि दर्द और पीड़ा हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उद्धार भी संभव है। देवी और दीपक दोनों अपने अपने दुखों से जूझते हैं, लेकिन अंत में एक नई उम्मीद की किरण के साथ आगे बढ़ते हैं। फिल्म का आखिरी दृश्य, जहां दोनों गंगा के संगम की ओर बढ़ते हैं, हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। एक आखिरी संवाद में दीपक कहता है, गंगा सबको एक कर देती है, चाहे जिंदगी हो या मौत। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने दर्द को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मसान न केवल एक फिल्म है, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जो हमें जीवन की गहराई को समझने का मौका देती है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे जरूर देखें। और हाँ, हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मूवीज फिलॉसफी में फिर मिलेंगे एक नई फिल्म और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।